चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में फिर से कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फिर से कुछ एक क्वेश्चंस आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। बट आज की क्लास का थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि मैं आप लोगों से पूछूंगा व्हाट विल बी द अप्रोच। ठीक है, आप लोगों से पूछूंगा कि अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कैसे करना है तो देखिए 10 ओम। ठीक है, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 8। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट। ठीक है, पहले लॉजिकली चलो, एक एक सवाल को लॉजिकली करने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखो, ये दोनों 10 और 10 किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में। और क्लियरली ये दोनों 6 और 6 किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दीज टू। सबसे पहले हम इस 10 और 10 को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, फिर 6 और 6 को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सर्किट मेरा कुछ इस तरीके का होगा। सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ध्यान से देखिए। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 8। अब बताइए इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कोई यहाँ पर ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही? क्या यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ भीतर में सर व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल सही बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए क्या बनता है मेरे पास, 5/5 इज इक्वल टू 3/3। ये रेशियो बराबर बन रहा है। रेशियो बराबर बनते ही बीच वाले ब्रिज को हटा दो। जैसे ही बीच वाले ब्रिज को हटाया तो मेरे पास 5, 3 और ऐसे ही नीचे 5 और 3 इस तरीके से सीरीज में आते हुए दिख जाएंगे। तो ऊपर भी 8 बना, नीचे भी 8 बना। आंसर विल बी 4। आंसर विल बी 4 ओम। सिंपलेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं अपन इसको। क्यों? क्योंकि देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने आपको जब भी बताया है कि रेजिस्टेंस के कितने भी सवाल आए, आप अप्रोच सबसे पहले यही रखिए कि चेक करो व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है, उतना ही आसान हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, आप आंसर निकाल के मुझे बताने की कोशिश करें या तो मेथड बताने की कोशिश करें। ठीक है, दोनों चीज बताने की कोशिश करेंगे। देखिए द क्वेश्चन इज दिस। देखिए स्मॉल आर भी है और कैपिटल आर भी है, दोनों अलग अलग हैं। मुझे तो ये पूछा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा। हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, सोच के बताइए क्या किया जा सकता है। यस उत्कर्ष, क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर? बताइए। ब्रिज बन जाएगा। ब्रिज बन जाएगा। दीवार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। 1 ओम 1 आर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए सो देखिए क्या करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले देखो इन चारों रेजिस्टेंसेस, जैसे इन चारों रेजिस्टेंसेस को देखा, हमें क्या दिख रहा है? 2r अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2r अपॉन स्मॉल r। दैट मींस द रेशियो इज इक्वल। दैट मींस
बीच के ब्रिज को हटा दो, दैट मीन्स बीच के ब्रिज को हटा दो, और ऐसे ही सिमिलरली ये बीच वाले यहाँ वाले ब्रिज को भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा इक्विवेलेंट इसका। देखिए ऊपर बन गया 4 कैपिटल आर, बीच में बन गया 2 स्मॉल आर, और फिर यहाँ बन जाएगा 4 कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के अंदर आंसर आएगा इसका, इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब अपन पैरेलल में इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1/4r प्लस 1/4 कैपिटल आर प्लस 1/2 स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स 1/2r प्लस 1/2 स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। सॉल्व करिए, 1/2 कॉमन अंदर बच जाएगा, r प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय r is equal to 1/r equivalent, or we can say r equivalent will be equal to 2r small r divided by r plus small r, and this will be the final answer. ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है आप उसका लॉजिक देखिए, और इस चीज का भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर वगैरह ये सब जो चीजें हैं इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेई का सवाल है। लॉजिकली विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। फटाफट उससे पहले मुझे बताइए हैंड रेज करके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? भाई क्वेश्चंस कराने का मेरा यहाँ पर दो तरीके से मतलब है। सबसे पहला तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए, और दूसरा रिवीजन के बेस पे क्या है, क्वेश्चंस के बेस पे क्या है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और पढ़ने में भी आसानी होती है। जो चीजें भूल भी चुके होते हैं तो वो याद आ जाती हैं, और मान लो कोई चीज नहीं पढ़ी तो वो समझ में आ जाती है, तो दोनों काम हो जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे लॉजिक बताएंगे इसका क्या होगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आप ध्यान से, भाई मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 200, तो ये दोनों जब बराबर आ रहे हैं रेशियोज तो हम इसको बैलेंस कंडीशन कह देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग लाइक दिस। चलिए अब मैंने क्या किया, now it is disturbed, by changing, 10 ohm to 11 ohm। ठीक है, हमने 10 ओम जो रेजिस्टेंस था उसको बदल के 11 ओम कर दिया है। ठीक है, उसको बदल के 11 ओम कर दिया है। देन what must be the necessary changes in the circuit to create balance। चलिए, नेसेसरी चेंजेस सर्किट में क्या होने चाहिए ताकि सर्किट में बैलेंस वापस क्रिएट किया जा सके? बताइए भैया क्या करेंगे? What should be done? Yes, tell me, क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है, कौन बता सकता है? What should be done in order to create balance in the circuit? हाँ जी ढाका जी। No voice, your audio is not coming. सर 20 ओम को 12 ओम कर 20 ओम को 22 ओम कर दो। सही बात है, हमें रेशो बराबर चाहिए। कुछ भी करके हम चाहते हैं कि इनका रेशो बराबर हो जाए, बैलेंस चाहता हूं मैं कंडीशन। तो जब मैंने 10 को बदल दिया 11 से, ठीक है, 10 को 11 से बदल दिया, तो 11 डिवाइडेड बाय दिस, इसको x मान लो।
भाई 11 डिवाइडेड बाय x बराबर किसके होना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाय 200। इनको जब मैं कैंसिल करूं तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 22 ओम निकल के आ जाती है। या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 20 की जगह 22 ओम लगाना पड़ेगा, या तो ये कर सकता हूँ, ठीक है। या तो हो सकता है मैं क्या कर दूं यहाँ पर, या तो मैं 100 की जगह 110 ओम ले लूं। ये भी तो काम किया जा सकता है। अगर मैं 100 की जगह 110 ओम ले लेता हूँ तो भी मेरा काम सेम ही रहेगा और आंसर तब भी सेम ही आएगा, बैलेंस कंडीशन वापस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लॉजिकली सोचिए किस तरीके से करना है और उसके बाद आंसर अपने निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एम्स का सवाल, प्रीवियस ईयर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन क्लास में पहले डिस्कस करवा चुका हूं, तो जिसने क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर रखी होगी उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। A, B, C and D. Calculate resistance between CD. All the resistances are 5 ohm. CD बोल रहा हूँ, AD. All the resistances are 5 ohm. सारे 5 ohm के resistances हैं, हमें resistance निकालना है A और D के बीच में। How to solve it? कैसे solve करेंगे बताइए? Yes, उत्कर्ष। और इसमें सी और डी बी वाले रेजिस्टेंस को नहीं देखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल सही, इससे बिल्कुल सही। 15 ओम आ जाएगा। 15 ओम आ जाएगा, ओके, बिल्कुल है। भाई आपको ये चेक करना है कि हमें टर्मिनल्स कौन कौन से दे रखे हैं। टर्मिनल दे रखा है ए और डी, टर्मिनल दे रखा है ए टर्मिनल एंड डी टर्मिनल। दैट मींस आवर करंट विल बी फ्रॉम ए टर्मिनल गोइंग टू डी टर्मिनल। करंट आएगा कहां से, ए टर्मिनल से, और अल्टीमेटली कहां जाएगा, डी पे जाएगा। तो बाकी दोनों टर्मिनल्स को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। जैसे ही मैंने बाकी दोनों टर्मिनल्स को यहाँ से हटाया तो ये सवाल आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए इन दोनों को सॉल्व करो, ये बना 10, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, ये बना 10। अब ये 10 और 10 किस में आ गए, पैरेलल में, तो आंसर वापस क्या हो गया, 5 हो गया। तो फिर अल्टीमेटली तीन रजिस्टर्स किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, 5 5 5। सो द आंसर बिकम्स 15 ओम। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी मल्टीपल टर्मिनल्स वाले क्वेश्चन आ जाएं, चेक द स्टार्टिंग एंड द एंड टर्मिनल, ठीक है। जब भी मल्टीपल टर्मिनल्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है, आप चेक करिए, check the starting and the end terminal, ठीक है। स्टार्ट टर्मिनल देखो और एंड टर्मिनल देखो और उनके बीच में करंट को फ्लो करवा दो, ठीक है। उनके बीच में करंट को आप जैसे ही फ्लो करवाएंगे आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए थोड़ा सा सवाल को करें चेंज, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सी कि कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। मजे की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन अगला करवाने जा रहा हूँ ये बहुत बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ऑल द रेजिस्टेंसेस आर 5, ठीक है। ऑल द रेजिस्टेंसेस आर 5। अब बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा। अगेन सेम अप्रोच रहेगी, बता सकते हैं। यस, बाकी क्या कर रहे हैं क्लास में, फटाफट बताइए। सिर्फ दो बच्चे, वही दो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, 3 4 तो सेम स्टूडेंट्स। किसी और से पूछूंगा इस बार आंसर में, जो बता चुके हैं उनसे नहीं पूछूंगा। कौन बताएगा, पायल, पायल गांधी बताओ। सर 10। 10, यस सर। चेक करते हैं अभी 10 है कि नहीं। भाई आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए ये दोनों सीरीज में 10,
फिर ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में 10 दिख रहे हैं, ठीक है। फिर 10/5 10/5, ब्रिज गायब, ब्रिज को गायब कर दो, ठीक है। दैट मींस ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल बनते ही हमने इसको देखो यहाँ पर ऐसे हटा देंगे और ऊपर भी मेरे पास इसके पैरेलल में आ जाएगा, दिस बिकम्स 20, दिस बिकम्स 10, सो 10 and 20 आंसर विल बी कितना आंसर आएगा बताइए। सो दिस विल बी 20/3, so the final answer or R equivalent will be 20/3 ohm, 20/3 ओम हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आता है। कहाँ पूछा जा चुका है, तो एम्स में पूछा जा चुका है 2001। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, लॉजिकल चलना है, लॉजिकल तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, रेजिस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड, लेट अस सी, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है, जो क्लास में फॉर्मूला हमने बनाया था उसके बेस पे भी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या पूरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूरे मेथड से अभी सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को वो सॉल्व क्वेश्चन करना नहीं आता वो आज वो सीख लें। तो देखिए ध्यान से, भाई दिस इज द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन देयर आर इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं अप टू इंफिनिटी, एक लैडर है, रेजिस्टेंस लैडर है मेरे पास, रेजिस्टेंस लैडर, सीडी है, एक सीडी की शेप में मेरे पास रेजिस्टेंस है। चलिए अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए व्हाट इज द रिपीटेशन इन द सर्किट। रिपीटेशन कहां से है और कैसा है, तो आप देखिए ध्यान से, रिपीटेशन मुझे दिख रहा है इधर से ऐसे, ये दिख रहा है रिपीटेशन, ठीक है। अगर इतने पोर्शन को देखूं तो ये रिपीट हो रहा है, फिर से आगे ये रिपीट हो रहा है, फिर आगे ये रिपीट हो रहा है, और ऐसे समान ये रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे मैं मान लूंगा लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit is x, ऐसा मान लेते हैं। अगर मैं इसके पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x मान लूं तो ये इंफिनिटी था। अब इस इनफाइनाइट सर्किट में से अगर एक यूनिट को हटा भी दिया जाए तो बचा हुआ सर्किट तो अभी भी इंफिनिटी ही है, ठीक है। अगर एक यूनिट को इसको हटा भी दिया जाए तो बचा हुआ सर्किट तो अभी भी क्या रहेगा, इंफिनिटी ही तो रहेगा, ठीक है। तो यही हमारे सर्किट की खास बात है, ठीक है। बचा हुआ सर्किट अभी भी क्या है, पूरा का पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है। दैट मींस अगर मैंने पूरे सर्किट को सॉल्व करते समय x मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मेरा जो अल्टीमेटली एक हटाने के बाद जो बचेगा वो भी x के बराबर ही रहेगा। अब मैं इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लूंगा। मैंने क्या किया, एक यूनिट को तो अलग कर लिया, ठीक है, लाइक दिस, और बाकी जितना बचा था उसको इंफिनिटी कहते हुए क्या मान लिया, x मान लिया। बाकी सब कुछ तो r है, और इस पूरे का भी इक्विवेलेंट क्या होगा, x ही होगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू दिस, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करते ही देखो मेरे पास क्या बन रहा है, तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे बन रहे हैं 3, ठीक है। जिसको ये चीज याद नहीं है ध्यान से देख लीजिए, RX/R+X। इस पूरे का इक्विवेलेंट भी क्या आना चाहिए, तो x के बराबर आना चाहिए। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2R + RX/R+X बराबर किसके, x के। यहां से ले लो अब क्या, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2R R+X + RX = x R+X। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, खोलो इसको, 2RX + RX = XR + x², ये कैंसल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² - 2RX - 2R² बराबर 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी 2.732x या 2.732 R। मैं चाहता हूं कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
directly learn this relation, and for board learn the method. बोर्ड के लिए पूरा मेथड आप याद करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप डायरेक्टली इस मेथड को, इस फाइनल आंसर को याद कर लीजिए 2.732 आर। ठीक है, क्या करना है इसके बाद क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ये क्वेश्चन निकालिए। अब एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछा जा चुका है, तो देखिए डायरेक्ट इसकी जगह पे 2 दे रखा है, आर की जगह पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला रास्ते में एग्जाम में याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आर की जगह 2 पुट कर देंगे। सो 2.732 into what 2, so what will be the answer? The answer becomes 4 6, this will become the answer. So जब भी आपके पास इस टाइप का इंफिनिटी वाले सवाल आए तो आप ये कोशिश करिए कंपटीशन लेवल के लिए आप छोटे छोटे जो ये फॉर्मूले रिजल्ट के तौर पे याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बोर्ड में ये चीज आती है तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट इन इट, कुछ नई चीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। 3 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के हर स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको सिंप्लीफाई करने का 1 नंबर मिलेगा, कैलकुलेशन करने का 1 नंबर मिलेगा, फाइनल आंसर का हाफ नंबर मिलेगा और सर्किट ड्रॉ करने का हाफ नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में मेथड से कोई भी मतलब नहीं होता, हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर निकाल के वैल्यूज की बात कर सकते हैं। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट रेज हैंड्स। It is clear? Okay, then let us do one more question. देखते हैं कौन आंसर बताएगा इसका। The question is this. This is the question. ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। This question is connected to, or this circuit is connected to a battery of 10 volt, 2 volt EMF. All the ins diagonal resistances are 10 ohm. ये सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं ये 10 ओम के हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले 5 और 5। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। बताइए, देखते हैं कौन आंसर बताएगा। सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करके बतानी है। लेट अस सी, यू कैन टेल मी द आंसर। यस उत्कर्ष। 1 एम्पियर, ओके। यस विपुल यादव। सर 1 एम्पियर ही है। 1 एम्पियर ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लेंगे। हाउ टू रीड्रॉ दिस सर्किट? तो देखिए ऊपर 5 ओम तो ऐसा का ऐसा रहेगा। क्या करेंगे, ये जो 10 ओम है ना, इनको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके इस तरीके से बना। ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। दूसरा, ये सिमेट्रिकल सर्किट और है, तो सिमेट्रिकल सर्किट है तो वैसे भी इसको एक करने का तरीका होता है, उसकी भी बात करते हैं। तो ये लो हमने ऐसे कर दिया, यहां से हमने इसको कर दिया ड्रॉ लाइक दिस। ये 2 वोल्ट। नाउ दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 5 एंड दिस इज आल्सो 5। अभी 10 और 10 5 बन रहा है, ठीक है। ये 10 और 10 क्या बन रहे हैं, 5। कैसे? पैरेलल में। फिर दूसरा वाला 10 और 10 भी 5। सॉल्व करेंगे इसको तो दिस विल बिकम
लाइक दिस, इस तरीके का सर्किट बन जाएगा हमारे पास, इजी सा। ऊपर भी 5, 10, 5 एंड दिस इज 2। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे, बनेगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/r। 10 ले लो, सो ये बन गया 2 प्लस 2 प्लस 1 1/r। r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 2 ओम आ जाती है। अब क्या करना है, करंट निकालने के लिए v इज इक्वल टू आई आर यूज कर लेना है। तो v इज इक्वल टू आई आर, व्हाट इज v, v इज 2, i इज वी डोंट नो एंड r इज आल्सो 2, सो i की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 1 एम्पियर आ जाती है। दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन जो कि हमसे एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है। लॉजिकली चलिए यार, हर क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करूंगा इसके बाद, फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। Yes, fast everyone. Yes, everyone, fast. चलिए बेटा, आप लोगों ने सबने कैपेसिटर पढ़ लिया है क्या? कैपेसिटर हो चुका है क्या? नहीं हुआ है ना अभी तक? उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, जो सर्किट में कैपेसिटर आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे कैपेसिटर पढ़ने के बाद। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है मेरे पास। द क्वेश्चन इज दिस, this is a battery, this is resistance, ये मेरे पास सर्किट बना रखा है मैंने, ठीक है। 10 वोल्ट्स का बैटरी है, 10 वोल्ट्स का बैटरी है। चलिए, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 15 ओम, ठीक है। इट इज गिवन दैट द galvanometer shows null deflection. Galvanometer shows null deflection. Calculate the value of E. बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। आपको दे रखा है 10 वोल्ट की बैटरी एक तरफ, 5 ओम रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड, और फिर उसके बाद 15 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड। अब 15 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में हमने एक ईएमएफ लगा रखा है, ठीक है। ईएमएफ लगा रखा है जिससे जो बैटरी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। सवाल ऐसा कर चुके हैं हम पहले। सवाल ये है कि आंसर कौन बताएगा? यस उत्कर्ष, व्हाट शुड बी द आंसर? 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट, अच्छा ठीक है। व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड इट? कौन बताएगा वैसे? यस बताओ, कौन लॉजिक कौन बता सकता है इसके पीछे? हाँ भाई, 15 ओम पे जितना वो ईएमएफ आएगा उतना ही उस बैटरी पे आएगा, तभी नल डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगर मुझे इस बैटरी पे ईएमएफ को कैलकुलेट करना है लाइक दिस, इस तरह, तो ये ईएमएफ किसके बराबर होना चाहिए? जितना पोटेंशियल इस 15 ओम पे है। क्योंकि अगर मैं 15 ओम वाला पोटेंशियल निकाल लूं और इसी के पैरेलल अगर ईएमएफ लगा रखा, तभी जाके गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये कैसे निकाला जा सकता है? तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, आर इक्विवेलेंट निकालूंगा सर्किट, जो कि आ जाता है 20 ओम, ठीक है। फिर मेरे को पोटेंशियल पता है 10 वोल्ट, करंट की वैल्यू निकालूंगा, करंट कितना निकल के आता है, सो ये बन गया V by R, this becomes 10 by 20, आंसर becomes 0.5, सॉरी एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर आया, 5 ओम से भी गया और 15 ओम से भी गया और वापस आ गया। भाई ऊपर वाली ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं, तो इस ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं, तो जितना करंट 5 से जा रहा है उतना 15 से घूम के वापस बैटरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 15 पे कितना पोटेंशियल होगा उसको निकालने के लिए वापस V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे,
v की वैल्यू कितनी निकालनी है, i की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू 15, तो 0.5 इंटू 15 मेरे पास आ जाएगा 7.5 वोल्ट्स, और यही 7.5 वोल्ट्स के पैरेलल हमारी बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पर E की वैल्यू भी क्या हो जाती है 7.5 वोल्ट्स हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये तो बात हो गई हमारे कि पोटेंशियोमीटर के सवाल कभी कभार इस तरीके से घुमा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जाए। देखिए हमने क्लास के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डेराइव किया है, ठीक है, और हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन था वो कुछ इस तरीके से था, E कैपिटल E टाउ बाय m। देखिए जब इस क्वेश्चन की बात करते थे हम, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज निकालते थे, सो ये पूरा का पूरा एवरेज एनालिसिस है। क्या है? एवरेज एनालिसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एवरेज एनालिसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा अगर मुझे एवरेज एनालिसिस की बात करनी होगी जब भी, तो मैं E कैपिटल E टाउ बाय m ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और एवरेज एनालिसिस कर दूंगा किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब भी मुझे एक्चुअल एनालिसिस करना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, व्हेनेवर वी हैव टू डू द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब NCERT की बात हो, ठीक है, या बोर्ड की बात, क्योंकि NCERT कहती है द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस कैपिटल E स्मॉल e टाउ बाय m। एक्चुअल फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय हाफ। क्यों इसको एक्चुअल फॉर्मूला माना गया और क्यों ऊपर वाले को हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वो बहुत बड़ा रीजन ये है कि भाई ऊपर वाला जो फॉर्मूला है जो हमने क्लास में डेराइव किया था, दैट इज यूजिंग द एवरेज एनालिसिस। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे, कल की क्लास में मैं एक्सप्लेनेशन लूंगा। ठीक है, अब थोड़ी सी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो NCERT से हटके हैं, तो वो चीजें अब आपकी मेरे को कल और परसों की क्लास में लेके हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर एक चीज बाकी रहेगी जो कि रहेगा किरचॉफ्स लॉ ऑन कैपेसिटर्स। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो किरचॉफ लॉ कैपेसिटर पे अब कैसे लगाया जाता है वो भी हम सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों हम कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे सॉल्व करते हैं, क्यों कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी बात करेंगे हम कल की क्लास के अंदर। अभी की क्लास में आज अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस और किए ताकि अपनी प्रैक्टिस हो। फटाफट बताइए यहाँ तो सबको क्लियर है कि नहीं? फास्ट रेज हैंड्स। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। किसी को कोई डाउट है तो शाम को मुझे कॉल कर सकता है। आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए।